ठीक है ना। क्या था? सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह ने केवल राम ने क्या लिखा था? लौह गणित का अनुवाद किया था। फिर रामरासा, रामरासा किसने लिखा है? कृष्ण भट्ट कलानी जी ने। ठीक है, ये सवाई जय सिंह की सारी बातें कंप्लीट हो गई। लिखने में कुछ कमी रही क्या? लिखो थोड़ा सा, 2 लाइन और लिखो। सवाई जय सिंह, जय सिंह में ही लिखो, फटाफट लिखो। सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने जयपुर राज्य में, सवाई जय सिंह ने जयपुर राज्य में अनेक सामाजिक सुधार के प्रयास किए। जयपुर राज्य में अनेक सामाजिक सुधार के भी प्रयास किए। सामाजिक सुधार के प्रयास किए थे, ठीक है। सामाजिक सुधार के प्रयास किसने किए हैं? लिखो उदाहरण, सती प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, त्याग प्रथा, त्याग प्रथा, समाधि प्रथा एवं महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, जल्दी लिखो, पीछे मत रहो, फटाफट लिखो। महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए अनेक प्रयास उनके द्वारा किए गए। बेहतर करने के लिए अनेक प्रयास उनके द्वारा किए गए। ठीक है, देखो भाई, अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। आपको अच्छी तरह याद है कि सवाई जय सिंह ने एक समझौता किया था जिसको कहते हैं देवारी समझौता। देवारी समझौते के अंतर्गत ये हुआ था कि अमर सिंह में, महाराणा अमर सिंह, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? चंद्र कुंवरी। और चंद्र कुंवरी का विवाह किससे हुआ था? सवाई जय सिंह। साथ में एक विवाह और हुआ था, और वो थी अपने अजीत सिंह मारवाड़ वाले की पुत्री सूरज कुंवरी। और सूरज कुंवरी का भी विवाह किससे हुआ था? सवाई जय सिंह से। यानी कि एक साथ दोनों विवाह कर लिए थे उसने। और शर्त क्या थी देवारी समझौते में? कि मेवाड़ महाराणा की जो पुत्री है चंद्र कुंवरी, उसकी जो संतान होगी, यानी उसका जो पुत्र होगा, वही कौन बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, अब दोनों विवाह करके दोनों को और कहां ले आए? जयपुर ले आए। फिर यहां पे आपने देखा कि सूरज कुंवरी जो थी उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। भाई, 2 रानियां हैं, सूरज और चांद। और सूरज और चांद 2 रानियां हैं, दोनों में से एक रानी के, सूरज रानी जो थी ना, सूरज कंवर, उसके पुत्र पहले हो गया और उसका नाम क्या रखा गया? चांद के बाद में हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? माधो। ठीक है, अब शर्त क्या थी देवारी समझौते में? शर्त क्या थी? शर्त थी कि चंद्र कुंवरी का जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन पहले किसका पुत्र हो गया? ये बड़ा है, इसने कहा भाई ज्येष्ठ पुत्र तो मैं हूं, ऐसे कैसे छोटा बन जाएगा? मैंने आपको बताया कि अपने एक सिस्टम था,
सामान्यतया हमारे क्या होता था कि बड़ा जो पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र, उसको क्या बनाते थे? उत्तराधिकारी बनाते थे। यहां पे विवाद हो गया देवारी समझौते का। समझौते में शर्त क्या है कि चंद्रकुंवरी का पुत्र बनेगा, और सामान्य नियम क्या है कि ज्येष्ठ पुत्र बनेगा। अब दोनों के पास एक एक तर्क हो गया। बड़ा कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, मुझे घोड़ी पे चढ़ाओ। छोटा कह रहा है कि मेरे लिए समझौता हो गया था, मुझे चढ़ाओ। इस तरह से इन दोनों में युद्ध होता है फिर एक, और उस युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। और ये राजमहल का युद्ध कब होता है? 1747 में। फिर अगला युद्ध होता है और वो है बगरू का। बगरू जानते हो क्या? आपके आसपास ही है। ये होता है 1700, और ये दो युद्धों में क्या होता है? पहले युद्ध में तो ईश्वरी सिंह जीत जाता है, दूसरे युद्ध में माधो सिंह जीत जाता है। आपको मैंने बताया था कि इस समय पे राजपूताने में मराठे जो है वो घूम रहे थे, और मैंने आपको यह भी बताया था कि मराठे उस समय काम क्या करते थे? ठेकेदारी का। मराठों के पास जाओ, जैसे आज अपन डीजे वाले के पास जाए कि भाई हमारी शादी है, वो आ जाना, डीजे बजा देना, कितने पैसे लेगा? कितने ले लेंगे। तो जैसे हलवाई का ठेका, डीजे का ठेका, फोटोग्राफर का ठेका, ऐसे होता है ना आजकल, ऐसे मराठे लेते थे युद्ध लड़ने का ठेका। उनको युद्ध लड़ना होता था। तो आप दो पक्ष हैं, दो भाई हैं, दोनों भाई लड़ रहे हैं, तो एक भाई मराठों के पास पहुंचेगा कि आप हमारी तरफ से लड़ने आ जाओ। कि भाई हम क्यों आ जाएं, कि मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा आपको। ठीक है यार, आ जाएंगे, 1 लाख रुपए दे दे, आ जाएंगे। फिर वहां पहुंच गए, मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, इधर एक भाई की सेना और इधर दूसरे भाई की सेना, और इधर कौन आ गए लड़ने? मराठे। फिर ये भाई देख रहा है कि यार मराठे भी इधर लड़ने आए हैं, और उसने पता किया कि भाई कितने में आए लड़ने? 1 लाख में। उसने मराठों के पास एक घुड़सवार भेजा, अपना सैनिक भेजा कि इसकी तरफ से क्यों लड़ रहे हो? यार 1 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, 1.25 लाख। 1.25 लाख है तो चलो, तो तुम्हारी तरफ लड़ लेंगे। तो फिर ये किधर आ जाएंगे? यहां से छोड़ के इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मराठों का कोई मोरल, कोई नैतिक, कोई धर्म, कोई ईमान, कुछ नहीं था। शुद्ध रूप से क्या थे? ठेकेदार। ठेकेदार को ठेका दे दो, वो अपना काम करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या हाँ क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इनको ठेका, ये ठेका ले लेते थे इनकी तरफ से। फिर कुछ भी हो, अगर कोई ज्यादा पैसे दे रहा है तो ये वहां लड़ जाते थे। हमने 1 लाख रुपए दिए, किसी ने 1.5 दे दिए, तो वो 1.5 अपने को 1 लाख दे देंगे, तुम पकड़ो तुम्हारे 1 लाख, मैं 1.5 लाख वाले के पक्ष में लड़ूंगा। फिर हमने कहा कि अरे भाई रुक, सुन तो सही, ये ले 2 ले ले पूरे। हाँ ठीक है, 2 में लड़ लेंगे। तो मराठों का कोई भी धर्म ईमान नहीं था। इस दोनों युद्धों में मराठे लड़े हैं। और किसकी तरफ लड़े हैं? किसकी तरफ लड़े हैं? माधव सिंह के पक्ष में लड़े हैं। हालांकि पहले युद्ध में ईश्वरी सिंह ने हरा दिया था, मराठों समेत हरा दिया था, क्योंकि ईश्वरी सिंह के भी पक्ष में सूरजमल थे, भरतपुर के जाट राजा थे सूरजमल, वो लड़े थे इस वजह से। लेकिन बाद में मराठों ने माधो सिंह के पक्ष में और सेना ही, अगले साल जो बगरू का युद्ध हुआ उसमें ईश्वरी सिंह हार गए। फिर ईश्वरी सिंह के हारने के बाद मराठों ने, अब मराठे क्या थे? लुटेरे थे, उनको लूटना था पैसा। मराठों ने ईश्वरी सिंह पर इतने भारी भरकम जुर्माने लगाए कि तेरे वजह से युद्ध हुआ, तू पहले ही मान जाता तो युद्ध नहीं होता, इतने हमारे नुकसान हो गया, इतनी हमारी बंदूकें चली गई, इतनी हमारे तोप खराब हो गई, और अब ये सारे पैसे कौन देगा? क्योंकि जो हारा है वो देगा जुर्माना। एक फिक्स नियम था, युद्ध होगा, युद्ध में जो हारेगा वो जुर्माने, युद्ध की पूरी क्षतिपूर्ति, युद्ध का सारा खर्चा कौन देगा? वो दे। तो आखिरकार मराठों ने ईश्वरी सिंह को, अब मराठों को तो लूटना था, 1.5 लाख रुपए, मतलब उधर से जो फीस ली थी वो तो ले ली माधव सिंह से, तो अब इधर से भी लेंगे, क्योंकि इधर का पक्ष हार गया ना। और जीते किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से, तो वो कुछ कहने के वाले नहीं, और सारा इधर से भी लूटेंगे। तो ईश्वरी सिंह पे बहुत सारे क्या लगा दिए? जुर्माने। ईश्वरी सिंह ने जो ये युद्ध जीता था ना राजमहल का, तो एक टावर बनवाया था, जिस टावर का नाम है ईसर लाट। लाट का मतलब होता है सरगासुली।
लाट का मतलब होता है कि ऊंचा टावर होता है ना, दीवार होती है ऊंची, उसको क्या कहते हैं? लाट। तो ईश्वरी सिंह ने क्या बनवाई थी? ईसर लाट। ईसर लाट तो बनवाई थी, लेकिन अगले ही साल ये युद्ध हार गया। और जब ये युद्ध हार गया तो मराठों ने इसको परेशान किया कि हमको और पैसे दे, और पैसे दे। मराठों की भूख ही नहीं मिट रही थी। इस व्यक्ति ने अपनी रानियों के साथ ईसर लाट पे चढ़ के जहर पी के और छलांग लगा दी। बहुत दुर्दांत मौत हुई और मराठे एक तरह से ये हत्या थी। मराठों ने मजबूर किया कि ये अपनी जान दे, एक तरह से हत्या थी। तो अपन पढ़ते ना मराठे महान, मराठे बिल्कुल भी महान नहीं थे। एकमात्र शिवाजी और उसके बाद दो एक पेशवा, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव, इनको दो तीन व्यक्तियों को छोड़ दो तो मराठे केवल लुटेरे थे, केवल लूटते थे और कुछ नहीं जानते। मैंने इसका रीजन भी आपको बताया था कि हम भूगोल में पढ़ते हैं, भूगोल में हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। हम ये पढ़ते हैं कि पर्वत के एक तरफ तो बरसात होती है बहुत ज्यादा, पवन विमुखी भाग, पवन के अभिमुख और पवन के विमुख। पवन के अभिमुख यानी पवन की तरफ का जो हिस्सा होता है पर्वत का, वहां पे क्या होती है? बहुत बरसात। लेकिन पवन के दूसरी तरफ का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शैडो, रेन शैडो, वृष्टि छाया प्रदेश। पढ़ाई कि नहीं ज्योग्राफी? वृष्टि छाया प्रदेश अरावली में पढ़ता है अपने, पश्चिमी राजस्थान में सूखा है इसलिए। तो वृष्टि छाया प्रदेश पढ़ने के कारण मराठों का जो स्थान है ना, ये अब यहां तो खूब बरसात हो जाती है, पश्चिमी घाट है ये भारत का, समझ तो आ रहा है ना, भारत है, और यहां पे जो है वो बरसात नहीं होती, यहां पड़ता है सूखा इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में मराठे ज्यादातर रहते हैं, तो उनके पास ना तो खेती होती है अच्छी, आज तो फिर भी साधन हो गए, अब तो उस टाइम पे ना उनके पास खेती, ना उनके पास कोई विशेष बिजनेस व्यापार। भाई खेती पे आधारित होते हैं व्यापार भी। अरे खेती ढंग की होगी, गन्ना होगा तो चीनी का व्यापार होगा, खेती ढंग की होगी, कपास होगा तो कपड़े का व्यापार होगा। तो बहुत सारे व्यापार किस पे डिपेंड करते हैं? खेती पे। जब खेती नहीं हो रही है तो व्यापार कहां से होगा? इसलिए ये मराठे केवल एक ही काम करते थे और वो था लूटना। आपने शिवाजी पढ़े होंगे, शिवाजी 1680 में सूरत की लूट करते हैं, सूरत को लूटते हैं। अपन पढ़ते हैं किताबों में लिखा है शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, और अपन बड़े खुश होकर पढ़ते हैं कितना अच्छा काम किया, 2 बार लूटा। क्यों? क्योंकि शिवाजी लूट रहे हैं, और कोई लूटता तो अच्छा थोड़ी लगता। तो ये, हालांकि शिवाजी एक महान शासक थे, लेकिन हर व्यक्ति के कई पक्ष होते हैं, कई परिस्थितियां होती हैं जिनमें वो काम करते। तो लिख लो आप इसको जल्दी से, लिखो ईश्वरी सिंह। ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह में लिखो कि यह सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। सवाई जयसिंह के, जल्दी जल्दी लिखो, पिछड़ जाएंगे नहीं तो आज पूरा करना इसको। सवाई जयसिंह के क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे, और इनका चंद्र कुंवरी के पुत्र माधो सिंह से उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। माधो सिंह से किसके लिए युद्ध हुआ है? उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ है ना। युद्ध हुआ को काट के हुए कर लो, हुए, 2 युद्ध हुए, युद्ध हुए। पहला युद्ध लिखो, डैश कर देना, पहला युद्ध लिखो राजमहल का युद्ध, टोंक में है ये जगह, और कोष्टक में लिख लेना टोंक। राजमहल का युद्ध कब, कहां? टोंक। और क्या लिखेंगे? 1747। पहला युद्ध कौन सा है? राजमहल का युद्ध। दूसरा युद्ध लिखो, पहले इस युद्ध में लिख लो, परिणाम लिख लो कि ईश्वरी सिंह ने यह युद्ध जीता। राजमहल का युद्ध
ईश्वरी सिंह जीता। अच्छा, अब ऐसे ही देखो, मैं लिखाऊंगा नहीं पर ऐसे ही याद रख लेना कि बताओ इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा किस तरफ होंगे? ईश्वरी सिंह की तरफ होंगे क्या? माधो सिंह की तरफ होंगे। उनका भांजा कौन है? माधो सिंह। तो मामा अपने भांजे की तरफ होंगे कि नहीं होंगे? तो माधो सिंह की तरफ मेवाड़ के महाराणा थे, ठीक है। भरतपुर के जो सूरजमल थे वो ईश्वरी सिंह की तरफ थे। ऐसे ही थोड़ा ध्यान रख लेना, अंदर कोई पूछेगा नहीं, केवल इतना ही याद रखना है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध हुआ। नाम क्या है? राजमहल का युद्ध। राजमहल कहाँ है? टोंक में। अब तो वहां पन्ना, पन्ना की खान है ना, तांबड़ा, पन्ना नहीं तांबड़ा, अरे गार्नेट, गार्नेट तांबड़ा क्या क्या कहते हो उसको, वहां राजमहल टोंक में ही तो है। जनकपुर, राजमहल, सरवाड़, अजमेर खाने हैं। हीरा कहाँ मिलता है राजस्थान में? हीरा, हीरा, हीरा केसरपुरा में मिलता है ना। केसरपुरा। और पन्ना कहाँ मिलता है? पढ़ के आया करो थोड़ा सा। चलो लिखो फटाफट। राजमहल का युद्ध हो गया। 1748 में लिखो अगला, बगरू का युद्ध। क्या हुआ? बगरू का युद्ध लिख लिया? जल्दी लिखो भाई, बहुत सारे तो लिख के बैठे हैं, तुम लिख रहे हो अभी भी। लिखो जल्दी। इस बगरू के युद्ध में कौन जीता है? माधो सिंह। आगे लिखो। राजमहल के युद्ध में विजयी होने पर, राजमहल के युद्ध में विजयी होने पर ईश्वरी सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने 7 मंजिला, कितने मंजिला? 7 मंजिल की इमारत कौन सी बनाई? ईसरलाट। 7 मंजिला ईसरलाट का क्या किया? निर्माण। सात मंजिला ईसरलाट का निर्माण किया। अगली अगली लाइन लिखो। बगरू के युद्ध में पराजित होने पर, बगरू के, हाँ क्या? ईसरलाट जयपुर में, ईसरलाट तो जयपुर में है। आप कभी जयपुर में सिटी पैलेस के हवा महल की तरफ गए हो क्या? हवा महल तो देखा होगा, और नहीं देखा हो तो कहीं देख लो ना, तालाब वालाब। हवा महल जो है उसके पीछे सिटी पैलेस है, और वहीं पे एक ऊंची सी पतली सी इमारत है कुतुब मीनार टाइप, वही क्या है? ईसरलाट। उसको कहते हैं सरगासूली। आजकल क्या कहते हैं? सरगासूली। आतिश मार्केट गए हो क्या कभी? अरे तुम कहीं नहीं गए हो, तुम पढ़ लो, तुम भलाई इसी में सुनोगे अभी, ठीक है। ईसरलाट का निर्माण करवाया, और बगरू के युद्ध में पराजित होने पर, बगरू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात मराठों द्वारा, मराठों द्वारा परेशान किए जाने पर, परेशान किए जाने पर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह ने, क्या हुआ? इतना दुखी क्यों हो रही है? वो बहुत पुरानी बात हो गई। ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली? आत्महत्या कर। अब दुख मत मनाओ, है ना, कोई बात नहीं। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। माधो सिंह क्यों करेगा? ईश्वरी सिंह।
माधव सिंह तो जीता है। तुम तो ये सोचो, मतलब जो आदमी मेरिट में फर्स्ट नंबर पे आए वही जाके तालाब में कूद जाए, ये क्या बात रही। ठीक है, अगला लिखो माधो सिंह। लिखो भाई, जल्दी लिखो, माधो सिंह। प्रथम लगा देना इसके आगे, प्रथम क्या लगा देना, प्रथम, माधो सिंह प्रथम। अब ये राजा बन गया मराठों की सहायता से। ठीक है, इसने 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध लड़ा इसने, इसके 2 युद्ध लिखो, माधो सिंह प्रथम पहला युद्ध ककोड़ का युद्ध, हेडिंग डालो ककोड़ का युद्ध। ये है भाई ककोड़, ककोड़। ठीक है, और एक युद्ध इसने लड़ा भटवाड़ा। कौन सा लड़ा है, भटवाड़ा, हटवाड़ा नहीं, हटवाड़ा जानते हो क्या, हाँ ये भटवाड़ा है। ठीक है, देखो अब ये मराठे जो हैं, आपको पता है मराठों ने सहायता की थी माधो सिंह की, और माधो सिंह को युद्ध जिता दिया था। ठीक है ना, माधो सिंह को युद्ध जिताने के बाद मराठे जो है वो माधो सिंह को ही परेशान करने लगे। भाई अब तू जीत गया है, तू राजा बन गया, हमने बनाया राजा तुझे, अब तू हमको और पैसे दे। वो माधो सिंह पहले ईश्वरी सिंह को परेशान कर दिया, ईश्वरी सिंह ने बेचारे ने अपनी जान दे के छुड़ाई, ईश्वर सिंह ने अपनी जान दे के छुड़ाई। अब वो ईश्वर सिंह जब खत्म हो गया तो माधो सिंह के अब तो तेरे कोई दिक्कत ही नहीं रही, अब तो तुझसे लड़ने वाला ही नहीं रहा कोई, अब तो तू ही है सब कुछ, इसलिए अब तू दे हमको। अब माधो सिंह ने शुरुआत में तुमको दिया भी, भाई इनकी सहायता से अपन राजा बने तो दे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब माधो सिंह भी परेशान हो गया उनकी मांगों से। एक बार क्या होता है कि जयपुर के राजा की बात है, मराठे जो हैं वो करीब 3,000 या 8,000 मराठे, 8,000 मान लो, ठीक, 8,000 मराठे जयपुर के शहर में आए हुए थे। माधो सिंह से मांग रहे थे बार बार, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तो माधो सिंह ने कहा देंगे भाई देंगे, कर रहे हैं व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ी मांग मांग के लाते हैं, कहीं से देंगे, कहां तक दें। तो फिर वो शहर में ठहरा दिए थे जयपुर में। इधर मराठी क्या है कि वो शहर में ठहर गए, तो वो दुकान वाला है तो दुकान वाले से कुछ लिया, मान लो दुकान मिठाई वाला है, मराठे को भूख लग रही तो मराठा जाएगा दुकान में। अब अपन तो सब लोग तो क्या करते हैं कि दुकान में जाएंगे, सेठ जी से पूछेंगे भाई ये वाली मिठाई कितने की है, फिर अपना मन होगा कि इतनी दे दो तो इतनी दे दो, तो वो सेठ जी अपने को तोल के देंगे, फिर अपन पैसे देंगे। ठीक है, स्कैनर से स्कैन करके। मराठे क्या करते थे, मराठे जो वो मिठाई का वो नहीं होता रखने का, उसमें सीधे हाथ डालते, जो वाली पसंद आती वो खाते, आधी खाई वापस रख दी, फेंक दी, मतलब पूरी बर्बादी कर देते। मिठाई वाले के ये करते थे, फल वाला है तो उससे यही करते थे, सब्जी वाला है तो उससे यही करते थे, शराब वाला है तो उससे भी यही करते थे, मतलब हर व्यक्ति उनसे परेशान जयपुर का। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, कैसे कहें, राजा के क्या है ये, समर्थक है भाई, राजा इनके चक्कर में ही राजा बना है, क्या कहें उनसे। जयपुर की जनता बहुत परेशान। उधर माधो सिंह के पास भी खबर पहुंची थी, यार लोगों को परेशान करते हैं ये मराठी, ना चैन से धंधा करने देते हैं, ना रोजगार करने देते हैं, और हर जगह लूट मार मचा रखी, और इनसे कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो मराठों को इस तरह से अत्याचार कर रहे थे। इस टाइम पे माधो सिंह को एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया कि एक दिन जनता को जो है संदेश भिजवाया गुप्त रूप से कि भाई दोपहर को इतने बजे हमारी जो मराठे जो है ना, इनके हथियारों को तो हम जमा कर लेंगे। भाई अब तुमको युद्ध तो चल नहीं रहा, तो क्या करोगे हथियारों का, बंदूकों, और फिर उस टाइम पे आप लोग इनकी थोड़ी खातिर कर लेना। तो मराठों के सारे हथियार तो रखवा दिए पहले ही, और जनता को इशारा मिल गया टाइम का। मराठे जो है बढ़िया इधर अपने घूम रहे थे मार्केटों में। जयपुर की जनता अपनी दुकान बंद की सबसे पहले, सबने अपने दुकान प्रतिष्ठान जो भी धंधा था वो बंद किया, तलवार लेके आए। 8,000 में से कहते हैं कि 8 मराठे बचे थे, सारे काट दिए। इसको कहते हैं जयपुर के मराठों का नरसंहार।
ये घटना हुई थी, इस तरह से बदला लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह उनसे थोड़ा, फिर मराठों के इतना भयव्याप्त हो गया, मराठों लगा यार ये तो जनता, अब राजा ने कह दिया हम क्या करें साहब, ये तो जनता से आपके पता नहीं क्या थे क्या नहीं। जनता पे किसी का बस नहीं चलता। भीड़ किसी को घेर घार के मार देती है तो मार ही देती है, भीड़ क्या कर सकता है कोई भीड़ का। आपने कभी मेले में देखा होगा, अब मेले में अगर किसी को कोई व्यक्ति है और उसे दुश्मनी निकालनी हो तो केवल इतना कह दो कि चोर है चोर है चोर है, बाकी पीटने वाले तो 20 आ जाएंगे वहां पे, और सब जो अपने सारे धंधे छोड़ के पहले क्या करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। वो कोई गुस्सा अपनी पत्नी का उस पर निकालेगा, कोई जाने जो भी गुस्सा होगा ना जिसके दिमाग में, कोई बीवी का, बच्चों का, भाई का, चाचा का, जितना भी गुस्सा रहा होगा सारा निकालेगा उस पर। तो ये एक सामान्य नियम है। मैंने बताया था अपने जेसीबी की खुदाई हो रही हो तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। तो इस तरह से ये हुआ था। लिखो, माधो सिंह पहला युद्ध कौन सा लड़ा, ककोड़ का युद्ध। लिखो मराठों के विरुद्ध, ककोड़ का युद्ध में एरो डाल के क्या लिखोगे, मराठों के विरुद्ध लड़ा। और मराठों की सेना थोड़ी कमजोर थी उस टाइम पे, वो ज्यादा सेना नहीं आई थी तो कम सेना थी, तो मराठों को इसने हरा दिया। तो ककोड़ के युद्ध में किसको हराया है, मराठों को हराया। फटाफट लिखो भाई। और ये 1759 में हुआ है, लिखना चाहो तो। ककोड़ का युद्ध कब हुआ है याद रखने की जरूरत नहीं है, 1759 मराठों को हराया। अगला लिखो, भटवाड़ा का युद्ध। और भटवाड़ा का युद्ध लिखो, कोटा के राजा शत्रुसाल हाड़ा। कोटा के राजा थे, क्या नाम था, शत्रुसाल हाड़ा। और कब लड़ा है, 1761, 2 साल बाद। कोटा के राजा राव शत्रुसाल हाड़ा। क्या हुआ था बताओ, कौन जीता, हाड़ा जीता है। लिखो शत्रुसाल की जीत हुई। अब इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, वो लिख लो 2-3 लाइन फटाफट। पहली लाइन लिखो भाई, सवाई माधोपुर शहर। ये जो सवाई माधोपुर है ना, ये किसने बसाया है, ये माधो सिंह प्रथम ने बसाया, माधो सिंह प्रथम। ठीक है। फिर शीतला माता मंदिर देखा ही होगा, कहाँ है, शील डूंगरी चाकसू, बस वो किसने बनवाया, माधो सिंह प्रथम ने। फिर इसके बाद लिखो भाई, अरे सवाई माधोपुर शहर किसने बनाया, बोलते जाओ, माधो सिंह। शीतला माता मंदिर, अब बोल क्यों नहीं रहे हो, माधो सिंह। मोती डूंगरी के महल, माधो सिंह नहीं है वो, माधो सिंह द्वितीय है, वो आएगा आगे। ठीक है, लिख दो फटाफट। बहुत सारे तो सो जाते हैं, नींद आ जाती है तुमको, लिखो जल्दी जल्दी। क्या क्या लिखा, सवाई माधोपुर शहर, शीतला माता मंदिर, मोती डूंगरी महल, शीतला माता मंदिर, सवाई माधोपुर शहर, मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी देखे क्या गणेश जी, अरे जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी हैं। गणेश जी के पास में बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर के ऊपर देखना आपको एक खंडर टाइप दिखाई देंगे पहाड़ी पे, उनको कहते हैं मोती डूंगरी महल। किसने बनवाए, माधो सिंह प्रथम ने बनवाए, ध्यान रखना, सोना मत। अब नींद आ रही थी बहुतों को तुमसे। ठीक है, लिख दो फटाफट। अगला लिखो, क्या हुआ, कोई समस्या है पूछो। हा? मोती डूंगरी के महल बनवाए थे माधो सिंह ने, मंदिर भी है, मोती डूंगरी मंदिर नीचे है ना गणेश जी का, महल में अंदर, मोती डूंगरी के अंदर, महल के अंदर, हाँ तो होगा कोई मंदिर।
चलो चलो ठीक, भावुक हो गए ज्यादा। लिखो लिखो। अरे इतना भावुक नहीं होना है, जितना पढ़ोगे कम पढ़ोगे सही रहेगा। ये पूछते नहीं है आपसे। चलो लिखो लिखो लिखो। इससे पूर्व एक लाइन और डाल लो। इससे पूर्व सब, हाँ, इससे पूर्व रणथंभौर पर हाडाओं का अधिकार रहा था। इससे पूर्व रणथंभौर पर क्या रहा था? हाडाओं का अधिकार। अब देखो भाई, अब एक शासक आते हैं जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। देखो ये ऐसे शासक हैं, सवाई जयसिंह के बाद यदि प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना होती है तो वो कहां से होती है? सवाई प्रताप सिंह। न केवल युद्ध में बल्कि कला संस्कृति में भी इन्होंने अच्छा योगदान दिया। युद्ध में इन्होंने मराठों का एक बहुत बड़ा सेनापति था जिसका नाम था सिंधिया, और सिंधिया को हराया था इन्होंने, और युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तुंगा का। सुना है कि तुंगा आसपास? कभी तुंगा देखा है क्या? हाँ, बस्सी के पास तुंगा है। तो तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, और 1787 के तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह ने मराठों की सेना को पकड़ पकड़ के, घसीट घसीट के, लिटा लिटा के मारा था, बुरी तरह मारा था। तो मराठे इतना बुरी तरह हारे थे कि वो फिर वापस 2 साल बाद आए। 2 साल तक उनकी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, ये बंधु क्या चाहते हैं? तुंगा, तुंगा। तुंगा का युद्ध 1787, पाटन का युद्ध 1789। 2 ही काफी है। लिखो फटाफट। तुंगा के युद्ध में डैश करके लिखो। मराठों के एक सेनापति थे महाजी सिंधिया। तो तुंगा के युद्ध में लिखो, महाजी सिंधिया की मराठा सेना को परास्त किया। महादजी, महादजी। महाजी सिंधिया। और महाजी सिंधिया की मराठा सेना को क्या किया है? परास्त किया है। फिर आता है पाटन का युद्ध 2 साल बाद, और पाटन के युद्ध में फिर ये मराठा सेना से हार गए, परास्त हो गए। अब लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखो जो बच्चे नए आए हैं ना, आज कौन 1-2 आए हैं, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। फिर भी आपको ध्यान रखना है, आपको जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आप पढ़ लो, लिख लो। बाकी की जो चीजें हैं वो भी करा देंगे, आसान है, अपने इतिहास ही है, कोई इसमें साइंस वाइंस तो है नहीं है, हो जाएगा। आप हिम्मत मत हारना, आराम से पढ़ते रहना, हो जाए। ठीक है, आगे लिखो। सांस्कृतिक उपलब्धियों में पहला लिखो हवा महल। हवा महल जो बनवाया है, आपने देखा है, वो प्रताप सिंह ने ही बनवाया है। उसका जो प्रमुख वास्तुकार था उसका नाम था लालचंद, और वो लालचंद उस्ताद कहते थे, तो उस्ताद को उस्ता कहने लग गए थे, तो उस्ताद लालचंद ऐसे लिखोगे। पहले लिखो हवा महल,
और हवा महल में अंडरलाइन करके डैश लगा के लिखेंगे वास्तुकार। वास्तुकार कौन है? उस्ताद लालचंद। क्या लिखोगे? उस्ताद लालचंद। बहुत सी जगह पे उस लालचंद उस्ता लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? लालचंद उस्ता। आपको उस्ता नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? उस्ताद लालचंद। उस्ता तो वो थे जो उस्ता कला वाले थे बीकानेर में, ठीक है, निजामुद्दीन उस्ता। तो ये लिख लो। फिर इसमें लिख लो 5 मंजिलें। कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। मंजिलों के नाम भी लिखोगे क्या? लिखो। देखिए, देखो ये है आपका ठीक है। हाँ, पहली मंजिल जो है उस मंजिल का नाम है शरद मंदिर। देखो पहले समझ लो, याद होने में आसानी रहेगी। देखो भाई 5 मंजिलें हैं हवा महल में, और हवा महल की जो 5 मंजिलें हैं उनमें अपने को देखो, आप कभी भी किसी 2 मंजिल 3 मंजिल के मकान में हो तो आपको लगेगा नीचे नीचे की जो मंजिल होती है वो ठंडी रहती रहती नहीं रहती, वहां पे जो है ठंड रहेगी। और जितना ऊपर की पे जाओगे वो धूप से तपेगी तो वो क्या रहेगी? गर्म रहेगी। तो नीचे नीचे की जो मंजिल है ना उसका नाम क्या है? शरद मंदिर। शरद। फिर इसके ऊपर वाली जो मंजिल है उसको कहते हैं रतन मंदिर। क्या? रतन। शरद रतन। अच्छा, ये मंजिल 1 2 इधर 1 2 इधर, यानी बीच में है कहीं, बीचों बीच है। इसको कहेंगे विचित्र मंदिर। और फिर ये जो मंजिल है इसको कहेंगे, इसमें आएगी क्या? हवा, तो इसको कहेंगे हवा मंदिर। और सबसे ऊपर क्या होता है? सूर्य, तो इसको कहेंगे प्रकाश मंदिर। बना लो फटाफट ऐसे के। हाँ बना लो, याद रखने में आसानी रहेगी। भाई शरद मंदिर, रतन मंदिर, बीच में विचित्र, बीच से क्या बन गया? विचित्र, विचित्र मंदिर। फिर हवा आएगी और लास्ट में सबसे ऊपर क्या आएगा? प्रकाश आएगा। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। बना लिया क्या? लिखो इसमें 953 क्या है? जाली झरोखे। ये जो हवा महल है ना इसमें कुल जाली झरोखे कितने हैं? 953। कहीं कहीं मिलता है कि 365 क्या है? खिड़कियां। ठीक है। याद रहेंगी ना मंजिल तो? भाई सबसे नीचे ठंड लगती है, शरद मंदिर, फिर रतन मंदिर, फिर बीच में, भाई बीच में है तो विचित्र मंदिर, फिर हवा आएगी और सबसे ऊपर धूप आती है, छत पे धूप आती है ना, तो ये प्रकाश मंदिर। ऐसे याद रखना। मैंने ऐसे ही ट्रिक बना रखी थी, मुझे याद हो गया था, आपको भी हो जाएगा। इसके बाद लिखो सवाई प्रताप सिंह।
ने गंधर्व वाईसी, किसकी स्थापना की? गंधर्व वाईसी। और स्वयं गंधर्व वाईसी जो थे संगीतकारों का एक समूह था, है ना। और ये स्वयं ब्रजनिधि के नाम से, किसके नाम से? ब्रजनिधि के नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। लिखो, गंधर्व वाईसी की स्थापना की एवं स्वयं ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे। क्या करते थे? काव्य रचना करते थे। इनके संगीत गुरु का नाम, इनके संगीत गुरु का नाम चांद खां। क्या था? चांद खां। संगीत गुरु का नाम था चांद खां। चांद खां। इन्होंने एक, लिखते जाओ, रुको मत, ऊपर मत देखो, नीचे लिखते जाओ। इन्होंने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। इन्होंने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसका अध्यक्ष देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। और देवर्षि ब्रजपाल भट्ट की एक पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसका नाम है राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार, ठीक है। इनके काव्य गुरु, संगीत गुरु कौन थे? संगीत गुरु थे चांद खां। संगीत गुरु लिख लिए थे ना? संगीत गुरु लिख लिए, किसी ने नहीं लिखे हो तो बताओ। इनके काव्य गुरु का नाम है गणपत भारती। गणपत भारती काव्य गुरु। काव्य गुरु मतलब साहित्य के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गणपत भारती। और संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। लिख लो, लिख लिया क्या? देखो भाई, नाना करते भी 2-3 रह गए चैप्टर वाले। आज मई कितनी हो गई? 16। और 2 दिन में तो वंश पूरे होंगे। 2 दिन में 1857 की क्रांति होगी। और फिर 2 दिन में अपन करेंगे किसान आंदोलन, प्रजामंडल करेंगे 2 दिन में। टाइम लगेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज फाइनली बोल रहा हूं आपसे। एक तो आप पढ़ने में ध्यान दे दो, आपकी खुद के भविष्य के लिए है। हमारे से तो कोई भी टीचर आएगा ना, वो अपना जो भी कोटा वो पूरा करके चला जाएगा, उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। ना कोचिंग वाले को कोई नुकसान होगा, ना आपको कोई टीचर पढ़ाने आता है उसको कोई नुकसान होगा। किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर कोई नुकसान होगा तो वो आपका होगा। आपने फीस दे दी होगी, आप अपनी फीस यहाँ दे दी, उसका वसूल करो। जो यहाँ पे मिल रहा है ना, उसका लाभ उठाओ।